तो इन्वायरमेंट शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन्वायरमेंट होता क्या है, वो हमको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई ऐसा है जो बता सकता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, वो हमारे लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है, इस पेपर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इन्वायरमेंट का हिंदी होता है पर्यावरण। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हम लोगों को पढ़ना होता है। बताइए, आवाज़ जा रही है हमारी ना? ओके, बहुत अच्छा। जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि, हाँ बताइए। हम्म। बहुत अच्छा। तो इन्वायरमेंट का बेसिकली यही मतलब होता है कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उनसे मिल के एक सिस्टम जो तैयार होता है, उसको हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। जो सिस्टम तैयार होता है उसको हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं, पारिस्थितिकी। और ये सारी चीज़ें द टोटल सराउंडिंग कंडीशंस इन विच ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, वो या तो नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, उन सारे को मिला के हम लोग इन्वायरमेंट जो है वो बोलते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि इन्वायरमेंट इज कम्पोज्ड ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, जीवित अजीवित और जीवित दोनों चीज़ों की, जैविक और अजैविक दो प्रकार के घटक होते हैं इन्वायरमेंट के, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक को बोलते हैं बायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है जैविक, और ए बायोटिक का मतलब होता है अजैविक। ये दो कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए। कोई भी, जितने भी इन्वायरमेंट हमारे सराउंडिंग या जो इन्वायरमेंट है, वो इन दो प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट में, हाँ क्या बोल रही हैं? इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी हम लोग आगे देखेंगे यहाँ। इकोलॉजी जो होता है, हमारे चारों तरफ के जो सराउंडिंग्स की चीज़ें होती हैं, उसके साइंटिफिक स्टडी को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। और जो चारों तरफ हमारे सराउंडिंग जो चीज़ें हैं, उसको हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली एक अगर सिंपल कॉन्सेप्ट में बोला जाए, तो इन्वायरमेंट को स्टडी करने का जो तरीका होता है, वही हम उसको हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर्स एंड विथ देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट और उनके अंदर रहने वाले जो भी लिविंग थिंग्स हैं, उनके आपस के संबंध को हम लोग जब पढ़ते हैं, तो वो इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट बेसिकली हम लोग कहते हैं कि जो चारों तरफ जो चीज़ें पाई जाती हैं, हमारे चारों तरफ जो चीज़ें पाई जाती हैं, उसको हम लोग इन्वायरमेंट बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? बताइए। अब इन्वायरमेंट जो है वो दो प्रकार के फैक्टर से मिलकर बना हुआ है, एक है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक। इसको हम लोग हिंदी में जैविक बोलते हैं, और ए बायोटिक को हम लोग अजैविक बोलते हैं। जैविक का मतलब हम लोग सिंपली जानते हैं कि बायोटिक फैक्टर ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स, जो जीवित रहने वाली जो चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट के जो ऐसे घटक हैं जो इन्वायरमेंट में हैं और जीवित हैं। जीवित का मतलब है कि वो चलती फिरती हैं, सांस लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उत्सर्जित करती हैं, और ऑक्सीजन को जो है वो कंज्यूम करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। तो वो उन सारी चीज़ों को हम लोग बायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि इसमें दैट अफेक्ट्स लाइफ हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ दैट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या बोला जाता है। दीज फैक्टर्स इंक्लूड ऑल लिविंग थिंग्स, फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म
टू प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर इंटरेक्शन विथ ईच अदर। तो बायोटिक का मतलब है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जो जीवित हैं और हमारे इन्वायरमेंट में रहती हैं, उसको हम लोग बायोटिक फैक्टर में देखते हैं इन्वायरमेंट के। ठीक है, इसका अगर देखें तो कई प्रकार में इसको डिवाइड किया गया है। एक होते हैं प्रोड्यूसर, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्पादक। उत्पादक का मतलब ये होता है, इसको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। प्रोड्यूसर को ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं और हिंदी में इसको उत्पादक बोलते हैं। जो किसी भी इन्वायरमेंट का सबसे प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, जिससे कि कोई भी इन्वायरमेंट जो है अपने शुरुआती फेज से बढ़ते बढ़ते जो है पूरे फुल डेवलप फेज तक जब जाता है, तो उसमें जो एक कंट्रीब्यूशन जो देखने को मिलता है वो होते हैं प्रोड्यूसर, जिसमें प्लांट्स आते हैं, एल्गी आते हैं, फाइटोप्लैंक्टन आते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के प्रोड्यूसर हैं हमारे चारों तरफ। प्लांट जो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और दूसरे के लिए स्टोर करके भी रखते हैं। एक ये भी जो है उत्पादक की परिभाषा होती है हिंदी में, कि अपना खाना जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खुद बनाते हैं और कंज्यूम करने के बाद जो चीज़ें बचती हैं वो अपने अंदर जो स्टोर करके रखते हैं, उसको जो है जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता यानी कि आगे हम लोग देखेंगे अगले वाले में कंज्यूमर्स जो होते हैं, वो इसको ग्रहण करते हैं। तो एक पूरा जो है इकोसिस्टम जो है तैयार होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर सबको समझ में आया? ओके। प्लांट, एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन, ये 3 प्रकार के प्रोड्यूसर हैं हमारे चारों तरफ। इसके बाद कंज्यूमर्स जो होते हैं, कंज्यूमर्स जो होते हैं वो या तो अपना खाना जो है खुद नहीं बना पाते हैं। खाना का मतलब एल्गी जो होता है वो काई होता है, काई बोलते हैं इसको। काई को और क्या बोलते हैं हम लोग? काई को काई नहीं, कवक उसको हम लोग फंगी बोलते हैं, फंगस या फंगी बोलते हैं, वो नहीं होता। एल्गी जो होता है ये किसी भी इकोसिस्टम को डेवलप करने की सबसे प्राथमिक जो है ये होती है कि कहीं अगर कोई इकोसिस्टम अगर डेवलप होने वाला है, जैसे कि अगर हम लोग कहीं पर्वत या पत्थर उत्थर पे जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं, तो कोई ऐसा इलाका है जहाँ अभी पेड़ पौधे नहीं हैं और धीरे धीरे वहाँ जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, तो सबसे पहला जो इकोसिस्टम वहाँ बनता है वो एल्गी का इकोसिस्टम बनता है। वहाँ जो है हम लोग पत्थर पे देखते हैं, तो वहाँ जो है पत्थर पे या तो अगर वो पानी का थोड़ा सा भी संपर्क आता है तो वहाँ जो है सबसे पहले काई लगता है। काई धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है वहाँ आगे के फर्दर इकोसिस्टम को जो है डेवलप करता है। तो ये एल्गी जो होते हैं ये सिमिलर के प्लांट के बराबर ही होते हैं, प्लांट जैसे ही होते हैं, और ये एक्वाटिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूसर हैं। जो पानी के अंदर जो हमारे इन्वायरमेंट है उसमें ये प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, फाइटो, हाँ नहीं, वो सूक्ष्म जीव जो दूसरे में आते हैं ये, इसको हम लोग पर्टिकुलर काई ही बोलते हैं, काई या एल्गी। हाँ हाँ, वही वही एल्गी है, काई। फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इन एक्वाटिक इन्वायरमेंट्स दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये भी एक प्रकार का एल्गी का छोटा रूप ही होता है जो फोटोसिंथेसिस का परफॉर्म करता है और सूर्य की उपस्थिति में अपना खाना जो है वो बनाता है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ तीनों? ओके, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब है कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। खाना का मतलब है कि अपने सर्वाइवल के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसमें कई प्रकार के आते हैं, एक हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमीवोरस और स्क्रेवेंजर्स। हर्बीवोरस को हम लोग वो बोलते हैं कि जो शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी इनको हम लोग शाकाहारी बोलते हैं। कार्निवोरस वो होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, और ओमीवोरस वो उनको बोलते हैं जो
सर्वाहारी होते हैं, या शाकाहारी या मांसाहारी दोनों होते हैं। और स्क्रेवेंजर्स का मतलब हम लोग बोलते हैं कि इसको हम लोग मृतो उपजोई बोलते हैं। मृतोपजयी, ठीक है। हाँ, स्क्रेवेंजर्स। स्क्रेवेंजर्स में आते हैं हमारे वल्चर्स, हाइमिन्स, जू वगैरह जो होते हैं वो होते हैं। तो 4 प्रकार के कंज्यूमर्स होते हैं। इनको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता भी बोलते हैं। कर्मीवोरस को हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं, ठीक है। और बाकी जो तीनों होते हैं उनको हम लोग स्क्रेवेंजर्स को जो है हम लोग तृतीयक उपभोक्ता बोलते हैं। अब ये देखिए कि हर्बीवोरस, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। काफ़ी समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमिवोरस और स्क्रेवेंजर्स। स्क्रेवेंजर्स वो होते हैं जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं। वल्चर्स, हाइनास जो होते हैं वो सब इसमें आते हैं। और बाकी किसी को किसी पॉइंट में दिक्कत? ओके। तो कंज्यूमर्स को हम लोग याद रखेंगे। कंज्यूमर्स 4 प्रकार के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमिवोरस और स्क्रेवेंजर्स। हर्बीवोरस को हम लोग प्राथमिक कंज्यूमर बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। कार्निवोरस को हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोल सकते हैं, और स्कैवेंजर्स को हम लोग टर्शियरी कंज्यूमर्स जो है वो बोलते हैं। आगे जब बढ़ेंगे, हाँ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक बहुत सिंपल तरीका है इसको जानने का। जैसे कि जो चीज़ें, जो जीव जंतु या जो जो भी ऐसे जीव जंतु हैं जो प्रोड्यूसर्स को डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूसर को डायरेक्ट जो है कंज्यूम करते हैं, उनको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो बोलते हैं। अब कुछ ऐसे हैं जो प्रोड्यूसर को डायरेक्ट कंज्यूम ना करके, जब प्राथमिक कंज्यूमर इसको, प्राइमरी कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम कर लेगा, तो सेकेंडरी वाले क्या करेंगे, ये इसको खा जाएंगे। जैसे कि रेट एंड रैबिट्स, जो डियर्स वगैरह जो घास को खाएंगे, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। प्रोड्यूसर को जो डायरेक्ट ये कंज्यूम कर रहे हैं। अब कर्मीवोरस जो आएगा वो क्या करेगा कि अब घास तो खाएगा नहीं, वो डियर या रैबिट्स को खा जाएगा। तो इसलिए जो ये सेकेंडरी है। अब स्क्रेवेंजर्स जो हैं वो क्या करेंगे, इन दोनों को नहीं खाएंगे। ये क्या करेंगे कि जो मरे हुए चीज़ों को खाते हैं वो टर्शियरी में आ जाते हैं, ठीक है। ओमनीवोरस तो नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम प्लांट डायरेक्ट खाते हैं तो वहाँ प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, एनिमल को अगर खाते हैं तो वहाँ हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे एक आता है क्राइटेरिया जिसको हम लोग डिकम्पोजर्स बोलते हैं। डिकम्पोजर्स के अंदर इसको हम लोग डेट्रीवोरस भी बोलते हैं। डेट्रीवोरस का मतलब है कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो चीज़ों को सड़ाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। इसमें बैक्टीरिया, फंगस एंड डेट्रीवोरस, ये तीनों चीज़ें आती हैं हमारे अंदर। कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब उसमें से उसका डेड हो जाता है, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो जैविक है, उसको डिकम्पोज करने की जिम्मेदारी जिसके पास होती है उसको हम लोग डिकम्पोजर्स बोलते हैं। इसमें बैक्टीरिया आते हैं, फंगी कवक आते हैं, और डेट्रीवोरस एनिमल्स दैट फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म मटेरियल्स, अर्थवर्म्स एंड सब इंसेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे डेट्रीवोरस एनिमल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये? इन दोनों को हम लोग, हाँ, बैक्टीरिया और फंगस जो होते हैं वो सेम फंक्शन है, ये डिकम्पोजर्स होते हैं। कवक जो होता है वो चीज़ों को सड़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, और बैक्टीरिया में कई सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो
चीज़ों को सड़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो भी चीज़ें किसी लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करने के लिए जिम्मेदारी लेता है, उसे हम लोग डिकम्पोजर्स के अंदर जो है रखते हैं। ठीक है, बताइए गीतांजलि। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव जो हमारे नंगी आंखों से जो नहीं दिखाई देते हैं, माइक्रोस्कोप के बदले माइक्रोस्कोप से जिनको देखा जाता है, उसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसमें बैक्टीरिया आते हैं, फंगस आते हैं, डेट्रीवोरस नहीं आते हैं। बैक्टीरिया और जीवाणु विषाणु ये जितने होते हैं उनको हम लोग 6 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो रखते हैं। ठीक है, ये है फंगस। फंगी में ऑर्गेनिज्म दैट डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल्स कंट्रीब्यूटिंग टू न्यूट्रिएंट साइकिल, यही ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन डेट ऑर्गेनिक मैटर्स एंड रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट बैक इनटू द इकोसिस्टम। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। मान लिया कि कोई जंतु जो है कोई एनिमल या किसी एनिमल का डेथ हो जाता है, और कुछ दिन उसको हम लोग जब मान लिया कि उसको ज़मीन के अंदर जब दफना देते हैं, तो बैक्टीरिया, फंगस और ये डेट्रीवोरस, ये ऐसे जंतु हैं, इनका काम क्या है कि उनके बॉडी पार्ट्स को जो है डिकम्पोज करके फिर से रिसाइकलिंग मेथड में जो है मिला देना। मतलब कि ज़मीन के अंदर उनके ऑर्गेनिजम्स को मिट्टी बना के वो मिट्टी में जो है मिक्स कर देना, उसी को हम लोग रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने बताया कि कोई चीज़ अगर है उसको डिकम्पोज करके रिसाइकिल करने वाली परिस्थिति में ला देना, ये इनका काम होता है डिकम्पोजर्स का। ठीक है, सेमी बायोटिक रिलेशनशिप और प्रेडिकेशन और कंपटीशन हम लोग आगे देखेंगे बहुत डिटेल से, इसको अभी यहाँ रहने देते हैं। आगे अब देखते हैं कि ए बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं इन्वायरमेंट में। ये बायोटिक फैक्टर्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा, बायोटिक फैक्टर्स में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स और सेमी बायोटिक रिलेशनशिप होता है बायोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। कुछ बायोलॉजिकल रिलेशनशिप होता है जिसको हम लोग आगे अभी अच्छे से देखेंगे, तो ये अभी फ़िलहाल यहाँ हम लोग को देखने की ज़रूरत नहीं है। 3 प्रकार मैंने बताया, एक होते हैं प्रोड्यूसर, एक होते हैं कंज्यूमर, एक होते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, ये तीनों हम लोग को याद रखना होगा। ये बायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं जो अजैविक होते हैं, लेकिन किसी भी इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए बहुत बड़े जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि क्लाइमेट एंड वेदर, टेम्परेचर, विंड, सनलाइट, वाटर अवेलेबिलिटी, सैलिनिटी, पीएच लेवल्स, सॉयल, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, लाइट, फिजिकल स्ट्रक्चर्स, फायर एंड पॉल्यूशन, ये सब क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स हैं। ये सबको क्लियर है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। ये किसी भी पर्यावरण को क्रिएट करने के लिए अजैविक घटक हैं। अजैविक घटक होते हैं जिसमें क्लाइमेट, वेदर या कोई भी फिजिकल ऐसा जैविक घटक को छोड़ के कोई भी ऐसा घटक है जिसमें जीवन हमको नहीं देखने को मिलता है, तो वो सब क्या होंगे, एबायोटिक फैक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी को जैसा कि मैंने बताया कि इकोलॉजी ये सॉयल, पीछे थे क्लाइमेट एंड वेदर, वाटर, सॉयल एंड जियोलॉजी, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, लाइट, फिजिकल स्ट्रक्चर्स, फायर एंड पॉल्यूशंस। ठीक है, हो गया।
फिजिकल स्ट्रक्चर्स का मतलब है कि पहाड़, पर्वत, जमीन, मैदान, पठार, ये जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। जियोलॉजी में जमीन के अंदर की चीज़ें आती हैं, भूगर्भिक विज्ञान इसको बोलते हैं। भूगर्भ, जमीन के अंदर जो चीज़ें होती हैं, इसमें मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, ये सब जो है जियोलॉजी में आते हैं। ठीक है। टोपोग्राफी और ये फिजिकल स्ट्रक्चर दोनों सेम है, ये दोनों सेम हो सकते हैं। टोपोग्राफी को ही हम लोग बोलते हैं। फीचर्स लाइक रॉक, रिवर्स, लेक, ये सब जो होते हैं हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर आते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी को मैंने बताया था कि पारिस्थितिकी इसको बोलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि हु गेव द वर्ड इकोलॉजी, या हु यूज्ड फर्स्ट द टर्म इकोलॉजी। किसी को पता है इकोलॉजी वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था? ये हम लोग याद रखेंगे। 1869 ईस्वी में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, जर्मनी के थे, अर्नेस्ट हैकल, ERNST हैकल। इन्होंने जो है इकोलॉजी वर्ड को सबसे पहले यूज किया था। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे। अर्नेस्ट हैकल बोला मैंने, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। इकोलॉजी वर्ड जो इन्हीं के द्वारा दिया गया है, पारिस्थितिकी वर्ड, पारिस्थितिकी शब्द जो है अर्नेस्ट हैकल के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। 1869, 1869। अब इकोलॉजी में मैंने बताया कि इकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर विथ देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। किसी अपने इन्वायरमेंट में जो रहने वाले लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे कोलैबोरेट करके पूरा सिस्टम को क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, इसी चीज़ के स्टडी को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी में जो है इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स विच इंक्लूड बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। इकोलॉजिस्ट स्टडी दीज इंटरेक्शन एट वेरियस लेवल। अब इकोलॉजी को क्रिएट करने का एक सीक्वेंस होता है कि सबसे छोटे से लेके बड़े तक अगर हम लोग देखें तो वो सीक्वेंस जो यहाँ दिया हुआ है, इसको कई बार सीक्वेंस में करने के लिए पूछा जाता है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे, वही यहाँ दिया गया है। जैसे कि सबसे पहला स्टेज जो होता है कोई इकोलॉजी क्रिएट करने की, पारिस्थितिकी को क्रिएट करने की, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक छिपकली या कोई एक मछली हो गई, वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। अब एक मछली जो है हिस्सा होती है बहुत सारे मछलियों के झुंड की, वो उनका पॉपुलेशन है। जैसे एक तालाब है, उनमें बहुत सारी मछलियां होती हैं, तो वो उनका पॉपुलेशन होता है। अब पॉपुलेशन के बाद जो है कुछ कम्युनिटीज होती हैं, जैसे कि एक ही तालाब के अंदर जो है कुछ रोहू मछली होंगी, कुछ अलग अलग प्रकार की जो मछलियाँ होंगी, मतलब उनके अलग अलग कम्युनिटीज जो होंगी वो होते हैं। उसके बाद पूरा एक इकोसिस्टम बनता है, इन सारी मछलियों से मिला के पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा, जो तालाब होगा। तालाब जो होगा एक बायोम का हिस्सा होगा। बायोम का हिस्सा मतलब कि एक लार्जर अमाउंट में, एक बायोम का मतलब हम लोग आगे देखेंगे, उसका एक हिस्सा होगा। और ये सारी चीज़ें जो होंगी एक बायोस्फीयर का हिस्सा होती है। बायोस्फीयर का मतलब है कि पृथ्वी के चारों तरफ वो स्पेस जिसमें कोई जीव जंतु निवास करते हैं, उसको हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं।
ये समझ में आया सीक्वेंस। सीक्वेंस तो नहीं पढ़ेंगे, इनको हम पर्टिकुलर एक एक को पढ़ेंगे आगे। सीक्वेंस हम लोग याद रखेंगे, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, उसके बाद आता है उनका कुछ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद एक कम्युनिटी आता है, उसके बाद एक इकोसिस्टम आता है, उसके बाद पूरा एक बायोम आता है, बायोम के बाद एक पूरा बायोस्फीयर आता है। ये सीक्वेंस हमको याद रहना चाहिए, इससे जो है चीज़ें और ज़्यादा आसान होंगी। ठीक है, हाँ हाँ। बायोस्फीयर का मतलब है कि पूरे अर्थ पे वो हिस्सा जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वो रह सकता है। आगे देखेंगे बायोस्फीयर के बारे में। ठीक है, ये हमको बस सीक्वेंस हम लोग यहाँ याद रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को अच्छे से हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोम और बायोस्फीयर को हम लोग देखेंगे अच्छे से। बाकी ये तीनों तो बताने की ज़रूरत है नहीं। एग्जाम्पल क्लियर हुआ? एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, क्योंकि उसको क्लियर करना जो है ज़रूरी है। अब एक मैं फिर से एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक तालाब का हम लोग इकोसिस्टम, इकोलॉजी जो है समझना चाहते हैं। तो उस तालाब में जो है एक मछली हो सकती है, और मान लीजिए कि मेढक हो सकते हैं, और जो भी चीज़ें होंगी इनके जैसे। तो मछली जो है कई सारी मछलियों के साथ मिलकर इनका पॉपुलेशन जो है क्रिएट करेगी। मेढक जो है कई सारे मेढक के साथ मिलकर अपना जो है पॉपुलेशन क्रिएट करेगा। ये दोनों मिलके जो है अलग अलग कम्युनिटी जो है फॉर्म करेंगे, जस्ट लाइक कास्ट सिस्टम वाला जो कम्युनिटी है उसी तरीके से एक कम्युनिटी हो जाएगी मछलियों की। अभी फिलहाल यहाँ हम लोग दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के आधार पर देख रहे हैं, तो ये क्लस्टर जो एक ही टाइप का होगा। अगर हम लोग बस उस पूरे चीज़ों को बस मछली के परिप्रेक्ष्य में देखें कि मछली है कौन सी है, तो वहाँ जो है अलग अलग हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ हम मछली और मेढक के बीच में देख रहे हैं, तो यहाँ जितनी भी मछलियाँ होंगी उनको एक टाइप के क्लस्टर में रखेंगे। ठीक है, और जितने भी मेढक होंगे उनको एक टाइप के क्लस्टर में रखेंगे। तो मछली जो है पॉपुलेशन के साथ मिलकर एक अपनी कम्युनिटी फॉर्म करेगी, और मेढक जो है अपने पॉपुलेशन के साथ मिलकर अपना एक कम्युनिटी फॉर्म करेगा। अब ये दोनों कम्युनिटी मिलकर एक इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे, इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे जो तालाब होगा। वो तालाब जो है अब किसी एक बायोम का हिस्सा होगा, या तो वो सेमी एरिड होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होगा, या टेम्परेट क्षेत्र में होगा, या टुंगा क्षेत्र में होगा, या टाइगा क्षेत्र में होगा। जहाँ भी होगा वो उसका एक हिस्सा होगा, उसको हम लोग बायोम बोलते हैं। बायोम का मतलब है कि पूरे उस विस्तृत इलाके में जैसा जैविक और अजैविक घटकों का अपना अंतर संबंध है, उसको हम लोग बायोम बोलते हैं। जैसे कि बायोम ए मेजर बायोटिक कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक बाई डोमिनेंट फॉर्म प्लांट लाइफ एंड प्रिवेलिंग क्लाइमेट। मतलब कि बहुत एक बड़े लार्ज एरिया में, ये जब हम लोग जियोग्राफी पढ़ते हैं तो इसको हम लोग ऐसे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पे इसको हम लोग डिवाइड करते हैं कि ये टुंड्रा प्रदेश होता है, ये जो है विषवती क्षेत्र होते हैं, इसके बाद उष्णकटिबंधीय, ऐसे करके इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसको। अब वो बायोम जो है कई सारे बायोम मिलके एक बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल बताया, बस इतना याद रखना है कि बहुत सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मिलके एक पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं, बहुत सारे पॉपुलेशन मिलके एक कम्युनिटी का निर्माण करते हैं, बहुत सारे कम्युनिटी जो है मिलके एक इकोसिस्टम का निर्माण करती हैं, और बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके एक बायोम का निर्माण करती हैं, बहुत सारे बायोम मिलके एक पूरे बायोस्फीयर का निर्माण जो है वो करती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। हाँ, बायोस्फीयर का मतलब है कि पूरे अर्थ लेवल पे जो है बात हो रही है। आगे देखेंगे हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब होता है आवास, इसको हिंदी में हम लोग आवास बोलते हैं। आवास का मतलब सबको पता होगा, घर। तो ए हैबिटाट इज नेचुरल इन्वायरमेंट इन विच ए पर्टिकुलर स्पीस आर ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म लिव्स। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी कंडीशंस एंड रिसोर्स सच एज फूड, वाटर, शेल्टर, स्पेस एंड
organism to survive, grow, reproduce. Habitat can vary widely size, characteristics and complexity, ranging from a small pond to entire forest or a ocean. तो हैबिटाट का मतलब हम लोग याद रखेंगे कि जहाँ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सुविधा अनुसार, जहाँ उसको खाना पानी और रहने के लिए शरण और उसको रिप्रोड्यूस करने की जो सारी फेनोमिना है वो जहाँ करता है उसको हम लोग आवास बोलते हैं, हैबिटाट बोलते हैं। ठीक है, हैबिटाट क्लियर है सबको? हैबिटाट जो है चार प्रकार के मैक्सिमम हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट का मतलब है कि जो जमीन पर रहने वाले आवास होते हैं उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स बोलते हैं। एक्वाटिक हैबिटाट्स मतलब कि जो जल के अंदर रहने वाले आवास होते हैं उसको हम लोग एक्वाटिक हैबिटाट्स बोलते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, दो में जो है आगे फर्दर जो है हम लोग अलग अलग जो है डिराइव करते हैं। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल सबको क्लियर है कि इसमें फॉरेस्ट हो सकते हैं, ग्रास लैंड हो सकते हैं, डेजर्ट्स हो सकते हैं, माउंटेन्स जो होते हैं ये टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स हैं, मतलब कि ज़मीनी आवास इसको हम लोग बोल सकते हैं। और एक्वाटिक का मतलब है कि इसको जलीय आवास हम लोग बोलते हैं। जलीय आवास में फ्रेश वाटर होते हैं, रिवर एंड लेक्स, स्ट्रीम्स एंड वेटलैंड्स। ठीक है, मरीन हैबिटाट्स में ओशन, कोरल रीफ्स एंड एस्चुरीज विथ हाई साल्ट कंसंट्रेशन सपोर्टिंग डाइवर्स मरीन लाइफ। एस्चुरियंस का मतलब है कि एरिया वेयर फ्रेश वाटर मीट्स साल्ट वाटर, इसको हम लोग एस्चुरी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल रही है? हाँ, मरीन में साल्टी वाटर, ओशन के अंदर जो देखने को मिलता है हम लोगों को। एक चीज़ और ध्यान देंगे हम लोग थोड़ा सा कि एक्वाटिक हैबिटाट के अंदर जो है दो प्रकार के हैबिटाट हम लोग को देखने को मिलते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं अलग से इसको बता रहा हूँ कि बहुत सारे जल ऐसे हैं जो हमेशा बहते रहते हैं, जैसे कि नदी का पानी हो गया, नहर हो गया, और कुछ जल ऐसे हैं जो हमेशा जो है ठहरे हुए होते हैं, जैसे तालाब का हो गया और झील का हो गया पानी। तो कोई ऐसा हैबिटाट है जो बहते हुए जल में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोटिक। लोटिक हैबिटाट या लोटिक इकोसिस्टम। और जो ठहरे हुए जल में कोई हैबिटाट बना के बैठा हुआ है उसको हम लोग लेंटिक बोलते हैं। इसको हम लोग हिंदी में अंग्रेजी में याद रखेंगे, लोटिक और लैंटिक। लोटिक का मतलब है कि ठहरे हुए जल में किसी का अगर घर है तो उसको हम लोग लोटिक बोलेंगे। लैंटिक का मतलब है कि कोई अपना घर जो है चलते हुए जल में बनाया, बहते हुए पानी में बना के बैठा हुआ है, तो उसको हम लोग लेंटिक बोलेंगे। ठीक है, लेंटिक में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? लेक्स, पॉन्ड्स, स्पॉम्स एंड रिजर्वायर्स जो होते हैं वो लेंटिक में आएंगे। लोटिक में रिवर, स्ट्रीम्स, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो लोटिक में आएंगी। ठीक है, लोटिक देखिए दो प्रकार के एक्वाटिक हैबिटाट्स के अंदर जो दो प्रकार के हैबिटाट्स और हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक होता है लोटिक और एक होता है लेंटिक। लोटिक का मतलब होता है कि कोई अपना घर जो है, आवास का मतलब घर होता है, हैबिटाट का मतलब घर होता है, कोई अपना घर जो है बहते हुए पानी में बना के रखा है। जैसे कि नदी का पानी बहता है, उसके बीच में कोई अपना घर बना के रहता है, जैसे कि मगरमच्छ हो गए वहाँ रहने वाले, कुछ डॉल्फिन्स हो गई, वो हो गए, कुछ कछुए हो गए जो इस इकोसिस्टम या इस हैबिटाट में रहते हैं। तो इसको हम लोग लोटिक हैबिटाट या लोटिक इकोसिस्टम के नाम से जानेंगे। लोटिक का मतलब हम लोग बस इतना याद रखेंगे कि इसका संबंध नहीं, लोटिक का मतलब है रनिंग वाटर। रनिंग वाटर और लेंटिक का मतलब है स्टिल वाटर। नहीं नहीं, उल्टा, अभी तो यही तो बताया था, लोटिक पहले था, लेंटिक बाद में बताया। लोटिक बहते जल में, रिवर और नहर का एग्जांपल मैंने दिया था। तो लोटिक बहते हुए जल का है और लेंटिक जो है ठहरे हुए जल का है।
ठीक है, अभी क्लियर हुआ? ठीक है। मूविंग वाटर में रिवर हो गए, कोई नहर है, नहर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कनाल्स हो गए। कनाल्स के अलावा स्ट्रीम्स हो गए। स्ट्रीम का मतलब है कि जलधारा। और एटलांटिक में हमारे हो गए पॉन्ड्स, लेक्स हो गए, झील वगैरह हो गई। और किसमें? लेक का पानी जो है बहता थोड़े है, वो एक जगह स्थिर होता है। रिजर्वायर्स हो गए, ये सब जो है एटलांटिक में आएंगे। क्लियर हुआ? और बाकी सारी चीज़ें हमको क्लियर है। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, ये सब जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स में आते हैं। और एक्वाटिक हैबिटाट्स में फ्रेश वाटर, मरीन और एस्चुरियंस जो होते हैं। एस्चुरी का मतलब हमको कई बार पूछ देता है, तो एस्चुरी का मतलब हम लोग याद रखेंगे कि एरिया वेयर फ्रेश वाटर मीट्स साल्ट वाटर, मतलब कि जो नदी का जो ऐसा हिस्सा होता है जहाँ नदी समुद्र में गिरती है, तो उसको वहाँ जो है एस्चुरी का वो निर्माण करती है। इसको हम लोग ज्वार उन्मुख ऐसे कुछ कहते हैं, या नदी उन्मुख ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वहाँ हम लोगों ने देखा था कि कौन से लेयर पे था। सबसे पहले इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल के बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद जो है कम्युनिटी, कम्युनिटी जो है फॉर्म करी थी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है सबसे पहले ये पूछा जाता है कि हु गेव द वर्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वर्ड जो है सबसे पहले किसने यूज किया था। तो इसको भी क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। इकोसिस्टम वर्ड जो सबसे पहले किसने दिया था, किसी को पता है? ठीक, हाँ, बहुत अच्छा। टांसले नामक एक वैज्ञानिक थे। इसका पूरा नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। हिंदी में हम लोग लिख लेंगे टांसले। टॉन्सलेट, क्या है नाम? ओके, बहुत अच्छा। आर्थर टॉन्सले। तो ये याद रखेंगे, इकोसिस्टम वर्ड जो सबसे पहले आर्थर टॉन्सले ने यूज किया था। ठीक है, और इकोसिस्टम का मतलब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एन इकोसिस्टम इज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक फैक्टर एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट्स, अबायोटिक विद इन ए स्पेसिफिक एरिया। मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग यानी कि बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के बीच में जो रिलेशनशिप हम लोग को देखने को मिलती है, उसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम अगर जनरली एक एग्जांपल के साथ अगर मैं बताऊं, तो अभी जो मैंने एक तालाब का एग्जांपल दिया था, तो तालाब एक प्रकार का इकोसिस्टम है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे जंतु हैं और बहुत सारे ऐसे अजैविक घटक हैं जिनसे मिलके एक स्पेसिफिक विद इन एरिया के अंदर जो एक पूरा इकोसिस्टम जो है क्रिएट होता है, तो इसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। क्लियर हुआ ये? ओके, अब इकोसिस्टम एक बार फिर से देखेंगे। टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, सेम वही जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था हैबिटाट्स के लिए। तो हैबिटाट्स जो है एक प्रकार का इकोसिस्टम हम लोग बोल सकते हैं उसको।
ठीक है। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, टुंड्रा, ट्रैगा, ये सब एक प्रकार का इकोसिस्टम। टुंड्रा, टुंड्रा एक स्पेशल स्पेसिफिक एरिया के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये एक प्रकार का टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आएगा। एक्वाटिक में फ्रेश, मरीन, एस्चुरियन, ये तीन प्रकार के आते हैं। फ्रेश वाटर या वाटर में ठहरे हुए पानी और बहते हुए पानी के आधार पर दो प्रकार के इकोसिस्टम क्रिएट होते हैं। बहते हुए पानी को क्या बोलते हैं, लोटिक या लैंटिक। बहरे हाँ, बहते हुए पानी को लोटिक बोलेंगे और ठहरे हुए पानी को लैंटिक बोलेंगे। अब एक वर्ड हमेशा पूछने में आता है, इकोटोन। टुंड्रा एक प्रकार का इकोसिस्टम है जो कोल्ड होता है, ट्रीलेस होता है, रीजन विथ लो ग्रोइंग वेजिटेशन फाउंड इन द पोलर एंड अल्पाइन एरियाज। एक प्रकार का डेजर्ट, एक प्रकार का ये जियोग्राफिकल कंडीशन है। इस एरिया को हम लोग टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं, जो पोलर रीजन में पाया जाता है। और यहाँ जो है पेड़ पौधे उतना ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, केवल बहुत लो वेजिटेशन पाए जाते हैं। वो एक प्रकार का स्पेसिफिक टुंड्रा प्रदेश के नाम से जिसको जाना जाता है, उसको यहाँ इकोसिस्टम के अंदर हम लोग टुंड्रा इकोसिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है। और किसी पॉइंट में दिक्कत? ठीक है। अब इसी इकोसिस्टम से रिलेटेड एक इकोटोन वर्ड सुनने में आता है। इकोटोन, इसका कई बार मतलब से क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोटोन। किसी ने इससे पहले सुना है इसको? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब जैसे कि मान लिए कि दो इकोसिस्टम हैं, दो इकोसिस्टम है, एक तालाब है और उसके बगल में एक जो है जंगल है या बगीचा है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स होंगे जो दोनों के फीचर्स को जो है वो एडाप्ट करते होंगे, और इसमें जो है कुछ अलग प्रकार के वेजिटेशन हम लोग को देखने को मिलते होंगे। इकोटोन का मतलब है कि दो इकोसिस्टम के कॉमन वाले पोर्शन में जहाँ पे दोनों की गुणवत्ता जो है वो देखने को हमको मिलती है, इसको हम लोग इकोटोन बोलते हैं। ठीक है। इकोटोन वर्ड जो है 1859 ईस्वी में प्रयोग किया गया था। एक वैज्ञानिक है अल्फ्रेड रसेल वायलेस, नाम हम लोग याद रखेंगे, अल्फ्रेड, ALFRED RUSSEL WASSACE, वायलेस, अल्फ्रेड रसेल वायलेस के द्वारा जो है इकोटोन वर्ड जो है यूज किया गया था 1859 ईस्वी में। ठीक है। इकोटोन को एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। आयन इकोटिन ट्रांजिशनल एरिया वेयर टू डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम आर बायोम्स मीट एंड इंटीग्रेटेड। दो प्रकार के बायोम या दो प्रकार के इकोसिस्टम के कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स जहां मिलते हों, जहां पे दोनों की गुणवत्ता जो है पाई जाती हो, या दोनों से रिलेटेड वेजिटेशन या लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हों, उसको हम लोग इकोटोन बोलते हैं। इकोटोन का एक बहुत सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं, तो मान लीजिए कि कोई तालाब आप लोगों ने देखा होगा, तो बहुत सारे ऐसे जीव जंतु या बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो केवल तालाब के किनारे पे ही हम लोग को दिखाई देते हैं। ना तो वो केवल डायरेक्ट किसी बगीचे में हम लोग को मिल सकते हैं, ना वो किसी तालाब में प्रॉपर तरीके से मिल सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल मैं दूं, तो अक्सर मेढक जो देखने को मिलते हैं हम लोगों को, वो तालाब के बीचों बीच में बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन तालाब के किनारे, क्योंकि उनको कभी जो है
प्लेन वाले एरिया में रहना होता है, कभी जो है इनको एक्वाटिक एरिया में रहना होता है। तो एक प्रकार का इकोटोन होता है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या इकोटोन? जहां बायोम आगे हम लोग देखने वाले हैं। बायोम का मतलब आगे देखेंगे हम लोग, उसको अच्छे से देखेंगे। बायोम जो है कई प्रकार के इकोसिस्टम से मिलकर बनते हैं। तो कई प्रकार के बायोम बायोम का जब कल्चरल ये पाया जाता है, जो जहाँ पे दोनों बायोम्स की चीज़ें मिलती हैं, तो उसको भी हम लोग इकोटोन बोलते हैं। बताइए, और कोई कुछ बोल रहा था? ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोटोन थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोटोन। तो इकोटोन जो होता है वहाँ जो है हाई बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का मतलब जैव विविधता होता है। जैव विविधता का मतलब होता है कितने प्रकार के स्पीसीज या कितने प्रकार के जीव जंतु जो है वो पाए जाते हैं। तो हाई बायोडाइवर्सिटी काहे होगी? क्योंकि यहाँ जो इन्वायरमेंट है वो हमारा एक्वाटिक भी होगा, मतलब कि एक इकोसिस्टम का भी होगा और दूसरे से इकोसिस्टम का होगा। तो दोनों प्रकार के इकोसिस्टम के जो जैविक और अजैविक घटक हैं वो दोनों यहाँ पाए जाएंगे। तो इसलिए जो है बायोडाइवर्सिटी या यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, एज इफेक्ट हम लोग को एक देखने को मिलता है। एज इफेक्ट द फेनोमिना वेयर इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी एंड डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एट द बाउंड्री ऑफ टू हैबिटाट्स। ये एज इफेक्ट है। दिस इफेक्ट कैन लीड टू ग्रेटर स्पीसीज इंटरेक्शन एंड सम टाइम इंक्रीज कंपटीशन। कंपटीशन आगे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कंपटीशन। तो एज इफेक्ट इसको बोलते हैं कि अगर बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो डेंसिटी है ऑर्गेनिज्म की वो ज़्यादा पाई जाएगी और डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा पाई जाएगी। तो जब ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाएगी कि मान लीजिए कि एक ये इकोसिस्टम है और यहाँ जो है घास लगे हुए हैं और घास अब मछलियाँ भी खा रही हैं और यहाँ रहने वाले जीव जंतु या बकरियाँ भी खा रही हैं। तो दोनों में थोड़ा सा जाहिर बात है कंपटीशन होगा कि वो कौन जो ज़्यादा घास जो है वो खाता है, कौन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो इसी को एक प्रकार से हम लोग कंपटीशन बोलते हैं। ठीक है, कंपटीशन का रिजल्ट ये होता है कि जो नहीं सर्वाइव कर पाता है वो वहाँ से विलुप्त हो जाता है। ग्रेजुअल एंड एज इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। जहाँ एज इफेक्ट यहाँ लिखा हुआ है कि इंक्रीज्ड बाय डाइवर्सिटी एंड डेंसिटी यहाँ देखने को मिलेगी। जब डेंसिटी और डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी तो तरह तरह के जीव जंतु वहाँ पाए जाएंगे। और जब तरह तरह के जीव जंतु पाए जाएंगे तो वहाँ जो मिलने वाली इनको सरवाइव करने वाले जो सोर्सेज होंगे वो तो इक्वल होंगे, और इनको कंज्यूम करने के लिए अब इनके बीच में जो है कंपटीशन बढ़ते हुए हम लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि यहाँ अगर घास पाया जा रहा है तो घास अब मछली भी खाना चाहेगी और घास अगर बकरी भी खाना चाहेगी, तो दोनों में जो है कंपटीशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। जो ज़्यादा इसमें सुपीरियर होगा वो वहाँ सर्वाइव कर पाएगा, जो सुपीरियर नहीं होगा वो वहाँ से धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। ये एक प्रकार का कंपटीशन हम लोग को आगे हम लोग देखेंगे इसको अच्छे से। और ग्रेजुअल एंड एब्रप्ट transition ecotone have a gradual blending of ecosystems. Example, the transition from forest to grassland are a more abrupt changes age of the river one. सिंपल है, जस्ट लाइक यही बात बोली जा रही है कि जो इकोसिस्टम होता है, इकोटोन जो होता है, वहाँ हम लोगों को ट्रांजिशन देखने को मिलता है कि अब इसके आगे अगर जाएंगे तो धीरे धीरे हमारी जो वहाँ की क्वालिटी है, जो जियोग्राफिकल या क्लाइमेटिक जो क्वालिटी या स्ट्रक्चर है, वो आगे धीरे जाएंगे तो अगले इकोटोन के जैसे हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इसी चीज़ को यहाँ बताया जा रहा है। इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट्स, द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस ऑफन चेंज अक्रॉस द इकोटोन्स क्रिएटिंग ग्रेडियंट्स इन द फैक्टर लाइक सॉइल कंपोजिशन, मॉइस्चर लेवल, लाइट एबिलिटी एंड टेम्परेचर।
इसमें बोला जा रहा है कि फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ एन चेंज अक्रॉस द इकोटोन। अब जैसे कि वही चीज़ है कि मान लिए कि एक इकोटोन जो है नदी और प्लेन का है, नदी और मैदान का इकोटोन है, वहाँ जो है कुछ पॉइंट जो है कॉमन है। तो यहाँ जो है फिजिकल या बायोलॉजिकल कंडीशन जो होंगे वो न तो प्लेन के जैसे होंगे न तो रिवर के जैसे होंगे। यहाँ जो भी चीज़ें, ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रवणता, प्रवणता का मतलब होता है चेंजिंग, एक प्रकार के चेंजिंग इसको बोलते हैं। ग्रेडियंट का मतलब अगर हम लोग सर्च करेंगे तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंजिंग, शायद यही होता है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग प्रवणता बोलते हैं। प्रवणता का मतलब दो तीन होता है। एक ढाल होता है, ढाल का मतलब है कि किसी चीज़ के क्वालिटी में जो है हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती है, या उठा वो जो है उसमें इंक्रीजमेंट भी देखने को मिल सकती है। जैसे कि अगर हम लोग क्या बोल रही हैं? हाँ, जैसे कि प्लेन से अगर हम लोग नदी की तरफ बढ़ेंगे, जैसे इकोटोन में आएंगे, तो प्लेन की जो क्वालिटी होगी वो धीरे धीरे हम लोग को गिरती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर हम लोग विथ रिस्पेक्ट तो देख रहे हैं रिवर के क्वालिटी से, तो वो धीरे धीरे हम लोगों को बढ़ती हुई नजर आएगी जैसे जैसे इकोटोन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो यही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है कि बायोलॉजिकल और फिजिकल कंडीशन जो है वो चेंज होते हैं अक्रॉस इकोटोन। ठीक है, ये हम लोगों का था इकोटोन। इकोटोन हमको लग रहा है कि समझ में आएगा वो सबको अच्छे से। किसी को दिक्कत है तो बोल सकता है, किसी पॉइंट में अगर किसी को दिक्कत है तो बोल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे बायोलॉजिकल रिलेशनशिप इन इन्वायरमेंट। अब कोई इन्वायरमेंट है या कोई इकोसिस्टम है, तो एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किसी न किसी रिलेशनशिप में होगा। ठीक है, वो किसी प्रकार से हो सकता है रिलेशनशिप। तो यही देखा जाता है कि बायोलॉजिकल रिलेशनशिप ऑफ इन्वायरमेंट में कि दो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट जब कर रहे हैं, तो उसमें उनके ऊपर दोनों के इंडिविजुअल ऊपर जो है क्या इम्पैक्ट जो है पड़ता है। जैसे कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से किसी भी माध्यम से अगर इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक को जो है थोड़ा सा नुकसान हो, फिजिकली या साइकोलॉजिकल या किसी भी कंडीशन के हिसाब से, एक को जो है थोड़ा सा फायदा हो। तो इसी तरीके को हम लोग देखते हैं कई प्रकार से। जैसे कि एक होता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म में क्या है कि बोथ स्पीसीज बेनिफिट फ्रॉम इंटरेक्शन। दो प्रकार की स्पीसीज एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करती हैं, अगर दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, दोनों को जो है बेनिफिट मिल रहा है, तो वो एक प्रकार का म्यूचुअलिज्म है। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है कि बी एंड फ्लावर, मधुमक्खी और फ्लावर के बीच में जब इंटरेक्शन होता है, तो मधुमक्खी को जो है खाना मिल जाता है, और फ्लावर को जो है उसके जो पराग कण हैं एक दूसरे से एक फूल से जो दूसरे फूल तक चले जाते हैं, तो उनका जो है प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन जो होता है वो हो जाता है। तो एक प्रकार का म्यूचुअलिज्म है। मतलब कि दो प्रकार के स्पीसीज या दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जब दोनों को बेनिफिट होता है तो वो एक प्रकार का म्यूचुअलिज्म है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ
फंगी और प्लांट्स के रूट्स के बारे में दिया गया है कि जब फंगस जो है प्लांट्स के रूट में लगता है तो वो क्या करता है कि एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉयल। ये फंगी जो हेल्प करता है पौधों की, और प्लांट्स जो है प्रोवाइड कराते हैं कार्बोहाइड्रेट फंगी को, जिससे कि वो वहाँ पे सरवाइव कर पाता है। तो ये एक प्रकार का म्यूचुअलिज्म है। इसके बाद है कॉमनसिलिज्म। कॉमनसिलिज्म का मतलब है कि एक स्पीसीज को जो है फायदा हो रहा है और दूसरी वाली स्पीसीज जो है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये क्लियर हो रहा है क्या? एक स्पीसीज को जब फायदा हो रहा है दूसरे स्पीसीज को कोई जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ना उसे कोई घाटा हो रहा है ना कोई फायदा हो रहा है, तो इसको हम लोग कॉमनसिलिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ऑर्काइड ग्रोइंग ऑन ट्री, ऑर्काइड गेन ए प्लेस टू लिव एंड बेटर एक्सेस ऑफ लाइट वाइल ट्री आर अनइफेक्टेड। मतलब कि कोई जीव जंतु अगर किसी पेड़ के ऊपर रहते हैं तो यहाँ तो उस चिड़िया का जो है भला हो रहा है, लेकिन पेड़ को ना इससे कोई नुकसान हो रहा है ना कोई फायदा हो रहा है। ठीक है, तो एक प्रकार का कॉमनसिलिज्म है। आगे है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म का मतलब है कि एक स्पीसीज को जो है फायदा होगा बर्नाकल अटैच टू वेल्स। एक प्रकार की ये मछली होती है, इसको जो हम लोग देखेंगे तो ये जो है वेल के साथ अटैच होके रहती है और वेल के साथ ये एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट करती है, बस उसके साथ चिपक जाती है। तो इसको और कोई फायदा तो नहीं होता है, बस इसको अपना मेहनत जो है नहीं करना पड़ता, लेकिन इसको जो है वेल के से जो है कोई इफेक्ट जो है वेल को नहीं पड़ता है। ठीक है, एक प्रकार का ये देख सकते हैं हम लोग, अभी सर्च करेंगे तो दिख जाएगा दोनों। तो कॉमनसिलिज्म का मतलब है कि जहाँ एक जो है एक स्पीसीज को फायदा हो और दूसरे वाले स्पीसीज को ना फायदा हो ना कोई घाटा हो, तो वो कॉमनसिलिज्म है। आगे जो है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म का मतलब है कि एक स्पीसीज को तो फायदा होगा लेकिन दूसरे स्पीसीज को घाटा होगा। एक स्पीसीज को फायदा होगा दूसरे स्पीसीज को घाटा होगा। इसको हम लोग परिजीवी भी बोलते हैं शायद, पैरासाइट को। इसमें क्या है, जैसे कि ट्रिक्स फीडिंग मैमल्स टेक गेन नोरिशमेंट वाइल मैमल्स आर सफर ब्लड लॉस एंड पोटेंशियल डिजीज ट्रांसमिशन। ट्रिक एक प्रकार का वो कीड़ा होता है जो मैमल्स के अंदर जो है पाए जाते हैं, मैमल्स के अंदर नहीं उनके स्किन पे पाए जाते हैं। कई बार देखेंगे हम लोग कुत्तों के अंदर जो होते हैं, तो उससे क्या होता है कि इसको तो नोरिशमेंट और जो इसको खाने पीने की चीज़ें वो मिलती हैं, लेकिन इससे जो है मैमल्स को जो है ब्लड लॉस का या पोटेंशियल डिजीज ट्रांसमिशन का जो है खतरा बना होता है। टेपवर्म एक ऐसा ही है। टेपवर्म जो सुअर के अंदर शायद पाया जाता था पहले। टेपवर्म लिविंग इन द एसेंशियल ऑफ एनिमल्स। टेपवर्म एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट कॉजिंग माल न्यूट्रिशन इन होस्ट। ठीक है, केचुआ इसको बोलते हैं कि केचुआ अगर किसी बच्चे के पेट में पड़ जाता है जब, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स को जो है खुद खा जाता है और बच्चे को जो है कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। तो ये पैरासाइटिज्म है, जहाँ एक स्पीसीज को जो है फायदा होता है और दूसरे स्पीसीज को घाटा होता है। कॉमनसिलिज्म में एक स्पीसीज को तो फायदा होता है लेकिन दूसरा स्पीसीज जो है अनइफेक्टेड होता है। म्यूचुअलिज्म में जब दोनों को फायदा होता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, इनके टर्म से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक बार और पढ़ लेंगे हम लोग। इसके बाद है प्रीडेशन। प्रीडेनेशन जो भी हो, एक बार देखते हैं। प्रीडेशन, प्रीडेटन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार देता है अपने फायदा के लिए। वन ऑर्गेनिज्म किल्ड एंड कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म, द प्रे एंड द प्रीडेटर।
शिकारी और शिकार, ये वाला जो होता है उसे हम लोग प्रीडेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है। पांचवा इसमें हर्बीवोरी। हर्बीवोरी का मतलब होता है कि एन ऑर्गेनिज्म इट्स पार्ट ऑफ प्लांट्स ऑफ एल्गी। बहुत सिंपल है, जैसे घास के हिस्से को जानवर जो है खाए जाते हैं, उसको हम लोग हर्बीवोरी बोलते हैं। कि जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी आ, पौधे के या किसी एल्गी का कोई पार्ट को अगर खा जाता है तो उसको हम लोग हर्बीवोरी बोलते हैं। ये सिंपल है, काऊ एंड कैटरपिलर का एग्जांपल है यहाँ। अब छठवां जो है उसे हम लोग कंपटीशन बोलते हैं। कंपटीशन, टू आर मोर स्पीसीज इंडिविजुअल compete फॉर द सेम रिसोर्सेज सच एज फूड, वाटर एंड स्पेस। जब दो या दो से अधिक कैटरपिलर, एक जानवर होता है, देखिएगा, हाँ वर्म एक प्रकार का होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं, रेशम का कीड़ा जो है वो भी एक प्रकार का कैटरपिलर है। वो शहतूत के पत्ते को खाता है। कैटरपिलर जो है एक प्रकार के कीड़े की प्रजाति है जो केवल पत्तों को खाता है। कंपटीशन का मतलब हम लोग समझ गए कि जहाँ दो या दो से अधिक स्पीसीज जो है या इंडिविजुअल एक दूसरे से compete करते हैं रिसोर्स के लिए, खाना, वाटर एंड स्पेस रहने के लिए, तो उसे हम लोग कंपटीशन बोलते हैं। ये इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी हो सकता है। जब दो या दो से एक स्पीसीज के अंदर, एक ही टाइप के स्पीसीज के अंदर जो है कोई इंडिविजुअल एक दूसरे से लड़ रहा है तो वह हम लोग इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बोलेंगे। और इंटर स्पेसिफिक का मतलब है कि कोई एक स्पीसीज और दूसरे स्पीसीज के अंदर जब कंपटीशन होता है तो इसे हम लोग इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बोलते हैं। ठीक है, आगे इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि डियर कंपीटिंग फॉर मेट्स ऑफ टेरिटरी। ये सिंपल है। इंटर स्पेसिफिक का मतलब है कि कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड कंपीटिंग टू नेस्टिंग साइट्स इन द सेम ट्री। सिंपल है। इसके बाद है एमेंसाइलेशन, एमेंसाइलिज्म। वन स्पीसीज एंड हार्म एंड अदर इज अनएफेक्टेड। ये जस्ट लाइक पैरासाइटेड है, पैरासाइट का उल्टा है एमेंसेलिज्म में। किसमें एक स्पीसीज को जो है, नहीं सॉरी ये कॉमनसेलिज्म का उल्टा है। यहाँ एक को फायदा हो रहा था, दूसरा जो अनइफेक्टेड था, लेकिन यहाँ जो है एक को घाटा होगा लेकिन दूसरा जो है अनइफेक्टेड होगा। एग्जाम्पल के लिए एलोपैथी। एलोपैथी, सर्टेन प्लांट्स रिलीज केमिकल्स that inhibited the growth of nearby plants. The producing plant is unaffected, but neighboring plants are harmed. Large tree. Large tree shading smaller tree. The large tree unaffected, but smaller tree may suffer from lack of sunlight. ये एक प्रकार का एमेंसलिज्म है। एग्जाम्पल के लिए जो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा जो है बरगद का पौधा है और इसके नीचे जो छोटे मोटे जो है पौधे जो है उग रहे हैं। ठीक है, तो ये सनलाइट को जो है नीचे नहीं आने देगा और ये सारे पौधे जो है उगेंगे नहीं। तो इससे जो है इस पौधे को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इससे जो है ये अनइफेक्टेड है, लेकिन इससे जो है ये इसको जो है लॉस हो रहा है। तो एक प्रकार का एमेंसेलिज्म है। उसी तरीके से एक कहावत है कि बरगद जो है अपने नीचे किसी को उगने नहीं देता है। तो ये इस कहावत से हम लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है सब। अब है नेचुरलिज्म, न्यूट्रलिज्म सॉरी।
न्यूट्रल का मतलब है कि दो स्पीसीज एक दूसरे से इंटरेक्ट होती हैं और दोनों जो है दोनों पे दोनों का कोई इफेक्ट जो है नहीं पड़ता है। तो एक प्रकार का नेचुरलिज्म है, न्यूट्रलिज्म है, ठीक है। दोनों को नुकसान हो जाए ऐसा तो देखने को अभी तक नहीं मिला है, देखते हैं हम, अगर होगा तो फिर बात करते हैं। हम्म। नुकसान वाला भी शायद मैं पढ़ा था। मैं देख के बताता हूँ कल की क्लास में, अभी तो फ़िलहाल यहाँ नहीं लिखा गया है, यह मैं देख ही लेता हूँ। ये न्यूट्रलिज्म सबको क्लियर है? ओके। नहीं, नुकसान वाला तो नहीं कुछ अभी तक यहाँ डिफाइन हो पाया है नहीं। कॉमन्सलिज्म हम लोग ने पढ़ लिया, म्यूटलिज्म पढ़ लिया, एनन्सिलिज्म पढ़ लिया, प्रेडिटेशन पढ़ लिया, पैरासाइटिज्म पढ़ लिया, न्यूट्रलिज्म पढ़ लिया, ठीक है। नुकसान वाला अभी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, एक बार सर्च कर लेंगे कुछ ऐसा होगा तो। 8 प्रकार की चीज़ें थी इसमें, हो गई ओके। फूड चेन बताने की ज़रूरत मुझे है नहीं शायद, फूड चेन सबको पता है कि कौन किसको खाता है, उसके बाद उसको कौन खाता है, उसके बाद उसको कौन खाता है, तो ये एक प्रकार का फूड चेन है, ठीक है। न्यूट्रलिज्म में ओके, ठीक है बताइएगा। फूड चेन बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर उसको खाते हैं, फिर प्राइमरी से जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वही बता रहा हूँ मैं। अभी आगे पहले मैंने इसको बताया था कि सबसे पहले क्या होता है। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि सन जो है ग्रास को उगाता है, ग्रास जो एक प्रकार का प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को जो है ग्रास होपर प्राइमरी कंज्यूमर जो ग्रास होपर है वो इसको खाता है। इसके बाद ग्रास होपर को खाता है मेढक, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। मेढक को खाता है स्नैक, ये टर्सरी कंज्यूमर हो गया। और स्नैक को जो खाता है उल्लू, ये जो है क्वार्टनरी कंज्यूमर हो गया। तो ये समय के साथ जो है वेरी कर सकता है, ठीक है। डिकम्पोजर सबको पता है, अभी मैंने जस्ट आगे बताया। तो फूड चेन सिंपल सा हम लोगों को याद रखना है कि सबसे पहले प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद उसको प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है खाते हैं। इसमें एग्जांपल रैबिट्स, डियर, जू जू प्लेंटन प्लैंकटन। सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा, टर्सरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा, क्वार्टनरी कंज्यूमर जो है वो टर्सरी कंज्यूमर को खाएगा, ठीक है। और डिकम्पोजर जो है सबसे लास्ट में होता है, ये ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स में, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट एंड बैक इनटू द इकोसिस्टम। बैक्टीरिया, फंगस एंड अर्थवर्म्स ये सब जो है डिकम्पोजर के अंदर आते हैं। इस पर हम लोगों ने बात कर लिया है। आगे एक वर्ड हम लोग को पढ़ना होता है फूड वेब। इसको हम लोग देखेंगे, ए फूड वेब इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ एनर्जी एंड, क्वार्टनरी के बाद था डिकम्पोजर्स।
हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स मूव थ्रू द इकोसिस्टम, इल्यूस्ट्रेटिंग मल्टीपल इंटरकनेक्टिंग फूड चेन्स। अब यहाँ जो है एक चीज़ हम लोगों को देखने को मिलता है, एक कॉन्सेप्ट है 10% एनर्जी लॉस। 10% एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक महानुभाव हुए, उनका नाम मैं देख के बताता हूँ। उन्होंने बताया कि प्राइमरी, जैसे कि प्रोड्यूसर को नाम मैं बता रहा हूँ, पहले उनके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। प्रोड्यूसर को जब प्राइमरी कंज्यूमर जब खाता है तो इसके अंदर जितनी एनर्जी होती है, मान लीजिए कि इसके अंदर जो है 100 एनर्जी थी, 100 किलो कैलोरी, तो इसका केवल 10% हिस्सा ही एनर्जी के रूप में आगे ट्रांसफ़र हो पाएगा। मतलब कि 100 किलो कैलोरी का 10% हिस्सा ही आगे ट्रांसफ़र हो पाएगा, यानी कि 10 किलो कैलोरी जो है आगे आएगा प्राइमरी में। अगर इसको कोई खाता है, खाता है सेकेंडरी, तो फिर इसका जो है 10% हिस्सा, यानी कि 1 किलो कैलोरी जो है प्राइमरी से सेकेंडरी तक जा पाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल में। देख, इसी में एग्जाम्पल है आगे, देखिए यहाँ जो है एनर्जी पिरामिड है और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास 100% एनर्जी होती है। इसको जब कंज्यूम करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, तो उनके पास 10% एनर्जी जाती है, इसकी 10% एनर्जी जब इनके पास जाती है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं उनके पास इसका 10% एनर्जी जाएगा। तो 10% का 10% 1% हो जाएगा। अब इसको जो सेकेंडरी कंज्यूमर से थर्ड लेवल कंज्यूमर जब कंज्यूम करते हैं तो उसके पास 0.1% पहुँचेगा, यानी कि 1% का 10%। इसी तरीके से जीरो पॉइंट एपेक्स प्रेडेटर्स है, यानी कि कोऑर्डिनेटरी को इसको हम लोग बोलते हैं। चतुर्थ लेवल के वो होते हैं। ठीक है, और ये एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट दिया 10% एनर्जी, 10% लॉ ऑफ एनर्जी, इसको दिया लिंडमैन ने। लिंडमैन नामक एक वैज्ञानिक है, इनको हम लोग देखेंगे ध्यान से, एक बार सर्च कर लेंगे। इसको हम लोग 10% लॉ ऑफ लिंडमैन भी बोलते हैं। 10% लॉ ऑफ लिंडमैन, ये बोलते हैं कि 90% एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो जाती है। कहाँ गया? ओके, ठीक है। लिंडमैन जो कहते हैं कि 90% एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो जाती है, केवल 10% एनर्जी जो है वो रिस्टोर होती है फर्दर आगे के मूवमेंट के लिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ? 10% लॉ ऑफ लिंडमैन ये बोलते हैं कि प्रत्येक पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण केवल 10% होता है, 90% ऊर्जा जो है वो नष्ट हो जाती है। फीचर ऑफ फूड वेब का मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी इसमें होती है, इंटरकनेक्टेडनेस इसमें होता है, स्टेबिलिटी जो है वो फूड वेब में होती है। इसमें क्या होता है? इट शो द मैरिड फीडिंग रिलेशनशिप एमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन द इकोसिस्टम। फूड वेब और फूड चेन में बस इतना सा अंतर हमको ध्यान रखना है कि जो मैंने बताया कि यहाँ ये समय के साथ जो है परिवर्तन हो जाए, कि एक ही इकोसिस्टम में कोई रहता है और गाय को जो है या
चूहे को जो है घास ना मिले तो वो जो है इस फूड फूड चैन की जो है सिस्टम की वाट लगा दे और वो जो है कुछ और खाने लगे, वो मांस खाने लगे। तो फूड वेब का मतलब है कि लोगों के पास जो है बहुत सारी चॉइसेस हैं कि वो या तो फूड चेन के हिसाब से चलें कि घास को जो है प्राइमरी खाएगा, उसके बाद सेकेंडरी खाएगा, उसके बाद टर्सरी खाएगा, उसके बाद जिसका नंबर आएगा उसके हिसाब से वो चले। लेकिन फूड वेब का मतलब है कि यहाँ जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग को देखने को मिलती है। अनलाइक ए लिनियर फूड चेन, ए फूड वेब है मल्टीपल पाथवे थ्रू द विच एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स जो है कैन फ्लो। ठीक है, हो सकता है कि चतुर्थ श्रेणी का जो कंज्यूमर है वो डायरेक्ट जो है जाके प्रोड्यूसर को कंज्यूम कर ले। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि लिनियर फूड चेन की अपेक्षा जो है फूड वेब में बहुत सारे हम लोग को पाथवे मिल जाएंगे जिसके थ्रू जो एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स जो है फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब है कि स्पेसीज कैन ऑक्युपाई मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल्स। फॉर एग्जांपल ए बियर माइट ईट बेरीज प्रोड्यूसर एंड फिश। वही चीज़ मैंने बताया कि भालू को अगर मछली नहीं मिल रही है तो वो जो है काम चला लेगा बेरी खा के। स्टेबिलिटी इसमें है कि फूड वेब प्रोवाइड ग्रेटर इकोसिस्टम स्टेबिलिटी बिकॉज द एनर्जी फ्लो कैन फॉलो मल्टीपल पाथ्स। इफ वन स्पीसीज इज रिमूव अदर कैन बी फिल इट्स रोल। बहुत सिंपल है, स्टेबिलिटी बना रहेगा। ये बहुत सिंपल है, हमको लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा, या किसी को दिक्कत है तो बताइए। ओके, एग्जाम्पल ऑफ ए फूड वेब इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि प्लांट्स, हर्बीवोरस, स्मॉल कार्निवोरस एंड डिकम्पोजर, ये सारे एक साथ रहते हैं और ये कभी भी जो है किसी तरीके से अपना पाथवे चुन करके एनर्जी का जो है और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो जो है वो कर सकते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ये तीसरा इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। एपेक्स प्रीडेटर्स, हाँ अब इकोलॉजिकल पिरामिड एक बनता है। पिरामिड जो तीन प्रकार से बन सकते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर्स। ये बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि मान लीजिए कि किसी तालाब के अंदर जो है हमको एनर्जी पिरामिड ऑफ नंबर बनाना है। पिरामिड ऑफ नंबर हमको किसी तालाब के अंदर बनाना है, एक इकोसिस्टम के अंदर। तो एक पिरामिड हम लोग बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे और देखेंगे कि एक मिनट, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। पिरामिड ऑफ नंबर बनाना है तो सबसे ज़्यादा तालाब के अंदर जो संख्या किसकी होगी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी कि जो इनको हम लोग लवक या पादप लवक बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एकदम सूक्ष्म होते हैं, काई, एल्गी, ये सब जो होते हैं, इनकी संख्या जो है सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, एल्गी एल्गी बोलते हैं और एल्गी ध्यान देंगे, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। इनकी संख्या जो है सबसे ज़्यादा होगी किसी तालाब के अंदर। इससे थोड़ी सी कम संख्या जो होगी वो इसको क्या बोलते हैं, जंतु लवक का मतलब है कि जो हम लोग देखते हैं कि तालाब के अंदर जो छोटे छोटे लार्वा पाए जाते हैं, मच्छर के जैसे होते हैं, मच्छर से भी छोटे होते हैं, जो अक्सर तैरते हुए रहते हैं। अगर ध्यान से कभी हम लोगों ने देखा हो तो ये देखने को मिलता है, उसको हम लोग जंतु लवक बोलते हैं।
और जो एल्गी वगैरह होते हैं इनको हम लोग पादप लवक बोलते हैं। इंग्लिश में इसका बताऊंगा, अभी हिंदी ही मुझको याद आ रहा है। एक मिनट। लवक को शायद एम्ब्रियो बोलते हैं क्या आप? लवक को प्लास्टिड बोलते हैं, प्लास्टिड। ये पादप होंगे तो इसको हम लोग पादप को हिंदी में बॉटनी बोलते हैं, और इसको हम लोग जूलॉजिकल ऐसा कुछ बोल लेंगे, सर्च कर लेंगे हम लोग, बस एग्जाम्पल पहले समझेंगे हम लोग। ठीक है। एक तालाब के इकोसिस्टम में सबसे अधिक जो है हमको पादप लवक दिखेंगे। पादप लवक का मतलब है कि जो वहाँ पे काई वगैरह जो दिखेगी वो सबसे ज़्यादा दिखेगी। उससे थोड़ा सा कम जो हम लोग को जंतु लवक दिखेंगे। जंतु लवक का मतलब है कि जो मच्छर से भी छोटे ऑर्गेनिज्म जो पानी में हम लोग को तैरते हुए अक्सर दिखते हैं वो दिखेंगे। उससे थोड़ा सा कम जो है छोटी छोटी मछलियाँ दिखेंगी। छोटी छोटी मछलियाँ जो है जंतु लवक से कम होंगी, और जो बड़ी मछली होगी वो सबसे कम होगी। तो एक प्रकार का ये नंबर ऑफ पिरामिड है कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर नंबर्स के हिसाब से एक पिरामिड क्रिएट होता है। किसका कितना नंबर है, किसका जो है उस इकोसिस्टम के अंदर कितना नंबर है, कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो इस हिसाब से एक नंबर ऑफ पिरामिड बनता है। उसी तरीके से एक बायोमास का पिरामिड बनता है। बायोमास का पिरामिड अगर हम लोग देखें तो बायोमास का मतलब सभी लोग समझ रहे हैं। किसी भी जीव जंतु या पौधे से अगर हम लोग उसके वेट का उसका जितना वेट है उसके वेट में से पानी का वेट जो अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो जो वेट हम लोग को मिलता है वो उसको हम लोग बायोमास बोलते हैं। जैसा कि मान लिया कि मैं 70 किलो का हूँ और 70 किलो का हूँ, मेरे अंदर जो 70% पानी और 30% जो है मेरा शरीर का वेट है। 70% पानी, 70 किलो का 70% अगर निकालेंगे तो 49 केजी जो हम लोग माइनस कर देंगे, और मेरा बायोमास जो बचेगा वो बचेगा 21 केजी। ठीक है। तो किसी भी जीव जंतु या पौधे के अंदर से अगर हम लोग पानी वाला कंट्रीब्यूशन जो माइनस कर देते हैं तो उसको हम लोग बायोमास बोलते हैं। अब बायोमास का पिरामिड भी एक बनता है। बायोमास का पिरामिड जैसे अगर हम बनाना होगा तो तालाब के अंदर अगर हम लोग बायोमास का पिरामिड बनाएं तो सबसे अधिक बायोमास किसका होगा कि तालाब में जो जितनी ज़्यादा मछलियाँ होंगी बड़ी, उनका कंट्रीब्यूशन जो है सबसे ज़्यादा होगा बायोमास के अकॉर्डिंग। बताइए, सोच पा रहे हैं या नहीं? तालाब में मान लिया कि छोटी छोटी मछलियाँ मिलके 1000 मछलियाँ मिलके 1 किलो होती हैं, 1 केजी होती हैं बायोमास के अकॉर्डिंग। और वहीं जो है 10 मछली बड़ी वाली मिलके 1 केजी से 1 केजी 10 बड़ी मछली मिलके 10 केजी हो जाएगा। तो बायोमास जो होगा बड़ी मछलियों का हमेशा ज़्यादा होगा। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा बायोमास होगा वो बड़ी मछली का होगा। उससे कम बायोमास जो होगा वो छोटी मछली का होगा। सबसे कम बायोमास जो है उससे कम बायोमास जो है जंतु लवक का होगा। और सबसे कम बायोमास जो है वो हमारा पादप लवक का होगा। अगर सारे तालाब के काई को अगर हम लोग इकट्ठा कर लें तो हद से वो 3 से 4 किलो होगा। ठीक है। तो ये इसी तरीके से बायोमास का पिरामिड जब हम लोग किसी तालाब के अंदर बनाते हैं तो ये जो है उल्टा बन सकता है और उल्टा बन सकता है, और जब तालाब के बाहर बनाएंगे तो ये सीधा बन सकता है। ठीक है। इसको हम लोग कल अच्छे से देखेंगे, एक बार अच्छे से। एक बार इकोलॉजिकल पिरामिड जो है पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पे एग्जांपल जो दिया गया है कि एनर्जी पिरामिड का मतलब है कि सबसे अधिक एनर्जी जो है किसके पास है? प्रोड्यूसर के पास। 100% जो एनर्जी प्रोड्यूसर के पास है,
इसका 10% जो है प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाता है, उसका 10% जो है सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाता है, और उसका 1% जो है वो 10% टर्शरी कंज्यूमर के पास जाता है, और सबसे लास्ट में 10% क्वाटरनरी कंज्यूमर के पास जाता है। लेकिन इसी का अगर नंबर ऑफ पिरामिड नंबर बनाना होगा, नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर अगर बनाना होगा, तो कहीं भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर की संख्या जो है सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि छोटे छोटे घास सबसे ज़्यादा होंगे, और उसको खाने वाला जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा उसकी संख्या इसकी तुलना में कम होगा। सेकेंडरी कंज्यूमर और ज़्यादा कम होंगे, टर्शरी कंज्यूमर जो है और ज़्यादा कम होंगे, और सबसे क्वाटरनरी कंज्यूमर जो होंगे वो और ज़्यादा कम होंगे। जैसे कि एक गाय जो है या एक चूहा जो है कम से कम 100 घास को अगर खाएगा तो उसका पेट भरेगा। 100 घास को खाने वाले चूहे को एक जो है, मान लिया कि सांप जो है वो खा जाता है, ठीक है, ये सांप जो है 10 चूहों को खाएगा। क्या बोल रही है? ठीक है, ठीक है, एक बार पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ के जो है कल की क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेस्ट सभी लोगों ने सबमिट कर दिया? प्राची आपने सबमिट किया? ठीक है, किसी का छूटा है? अंशु आपका टेस्ट सबमिट हुआ? करिए उसको, जो लोग सबमिट नहीं कर रहे इसीलिए उसका जो डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सबमिट कर दें। और हमारा जो परसों टेस्ट रखा गया आईसीटी का, तो उसका भी तैयारी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते रहेंगे। आईसीटी का टेस्ट जो है परसों होगा, परसों एक टाइम डिसाइड कर लेंगे कल की क्लास में, ठीक है। कल कल डिसाइड कर लेंगे हम लोग, लेकिन परसों होगा इतना कंफर्म है। ओके, मिलते हैं तब कल की क्लास में, ठीक है।